हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है आपका सत्ता की साझेदारी। देखिए, अभी तक हमने भूगोल के चैप्टर्स कर लिए, भूगोल के अध्याय कर लिए और इतिहास के अध्याय कर लिए। अब हमारा ये जो पहला चैप्टर है आज, ये किसका है? नागरिक शास्त्र का है। ठीक है, तो इसका टाइटल है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, ये तो हमारा जो अध्याय है, अध्याय का जो हमारा टाइटल है ना, उसी पर ही प्रश्न पूछ लिया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी, आपने पूरा अध्याय पढ़ लिया, अब हमें बस इतना बता दीजिए कि सत्ता की साझेदारी करनी क्यों चाहिए। आपके हिसाब से कोई एक तर्क हमें दे दीजिए कि किस वजह से सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी से मतलब क्या होता है, पहले इसे समझेंगे, फिर क्यों ज़रूरी है उसे समझेंगे। देखिए, सत्ता की साझेदारी यानी जिस सरकार को या जिस तरीके से हमारा शासन चलेगा या जो लोग हमारे यहाँ शासन चलाएंगे, देश के लिए, हमारे देश के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और देश की सारी जनता जिन नियमों कानूनों का पालन करेगी, ठीक है, उसी को तो हम सत्ता कहते हैं। ठीक, वही हमारी सत्ता होती है। तो सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता में उन सभी वर्गों का, उन सभी समूहों का, उन सभी भाषाओं का, उन सभी संस्कृतियों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जो सब देश में हमारे मिलती हैं। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सत्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति ना चलाए, किसी एक के ही पास में, मतलब एक तरीके से काम है। सत्ता क्या है? सत्ता चलाना एक तरीके से काम है। तो ये काम सिर्फ एक इंसान ना करे, एक समूह के लोग ना करें, विभिन्न विभिन्न समूहों के लोग करें, विभिन्न विभिन्न लोग करें, विभिन्न विभिन्न स्तरों पर करें। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोग रह रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जैसे हमारे पास में स्कूल है, ठीक है, स्कूल है हमारे यहाँ पर, या स्कूल छोड़िए, हमारे घर का ही उदाहरण हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो घर में कई सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। खाना भी बनना है, कपड़े भी धुलने हैं, बर्तन भी। किसी एक को ऐसा भी चाहिए कि भाई वो जाए बाहर, पैसा कमा के लाए, बाज़ार से सब्जियां लेकर आए। तो अगर उन घर के कामों को सिर्फ एक ही इंसान करेगा, ठीक, तब क्या होगा? एक तो पहली बात, उस पर बर्डन आएगा। इतने सारे काम वो कर भी नहीं पाएगा समय पर, उस पर बर्डन आएगा। बर्डन की वजह से उस पर क्या होगा? चिड़चिड़ापन आएगा उसके अंदर। दूसरा, वो सारे काम उतने अच्छे से कर भी नहीं पाएगा, समय पर भी नहीं कर पाएगा। फिर बाकी के लोग क्या होंगे? बेकार बैठे रहेंगे। एक ये बात है। और क्या होगा? अगर सारे फैसले वही लेगा तो जो और लोग हैं सबके मन का नहीं हो पाएगा ना। कोई क्या चाहता है, मान लीजिए आपके ही घर में आप चाहते होंगे कि मैं बाहर जाकर के पढूं, लेकिन अगर सारे फैसले आपके पिताजी ले रहे हैं और वो फैसला लेते समय आपसे पूछ नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने कहा नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। अब मम्मी भी कुछ नहीं बोल पा रही हैं उसमें, तो उस स्थिति में क्या होगा? आपके मन में भी थोड़ी सी गुस्से का भाव आएगा कि अरे यार, हमें नहीं जाने देते, हमसे तो कभी कुछ पूछते ही नहीं। यानी आपके मन में एक गुस्सा, एक क्रोध का भाव आएगा। और अगर यह स्थिति नियमित रूप से चलती रही, यानी हर चीज़, जो भी आप नया कुछ करना चाहें और हर बार आपके पिताजी अगर आपको मना कर दें, तो आपका क्रोध हर बार और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और एक दिन आपको जब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं अपने घरों में। आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। मतलब ये है कि वहाँ जो घर की सत्ता है उस पर सिर्फ एक का ही हाथ है, एक का ही हाथ है और एक ही व्यक्ति है जो उसके फैसले सारे ले रहा है।
किसी और को उसमें ना बोलने की अनुमति है और ना ही किसी तरीके का और कोई फैसला लेने की अनुमति है। तो क्या होता है, घर में एक क्रोध का भाव बना रहता है, एक क्लेश जैसा जो माहौल है, किसी के भी मन में संतुष्टि नहीं होती, असंतुष्टि की भावना बनी रहती है। तो समान यही स्थिति पूरे देश पर भी लागू होती है। देश में विविध विविध भाषा के लोग हैं, विविध विविध संस्कृति के लोग हैं, विविध जातियों के लोग हैं। सबके अलग अलग अपने क्या हैं, भाव हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, सबके अलग अलग अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने लक्ष्य हैं, सबके अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ही व्यक्ति उन सब को लेकर के चलेगा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखे बिना सिर्फ अपनी ही बातों को उन पर लादने की कोशिश करेगा, तो देश के अंदर क्या होगा, युद्ध की भावना पनपेगी, लोगों में एक असंतुष्टि आएगी, क्रोध पनपेगा और क्रोध की वजह से विरोध जन्म लेगा, ठीक। तो इसी विरोध को कम करने के लिए ज़रूरी है सत्ता की साझेदारी। हर भाषा समूह को आप सत्ता में जगह दीजिए, उनसे भी पूछिए कि भाई आप क्या चाहते हैं। किसी और संस्कृति के व्यक्ति से भी पूछिए, उस समूह से भी पूछिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, और सबको मिला करके सबके हित में जो निर्णय हो या सबके हित में जो हो वही निर्णय लीजिए। तो इसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी, ठीक। अब बात आती है ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। आपके और आपके फादर के बीच में, आपके और आपके पिताजी के बीच में टकराव ना हो तो बेहतर क्या होगा, आपके पिताजी क्या कहें कि ठीक है, तुम्हारे बाहर जाने का फैसला मैं ले लेता हूँ कि तुम बाहर कितने बजे जाओगे, कितने बजे नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इसका फैसला तुम ले लो। तो तुम भी थोड़े से खुश हो जाओगे, आप भी क्या होंगे, थोड़े से खुश हो जाएंगे कि चलो मेरी बात कहीं तो सुनी जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके और आपके पिताजी के बीच में जो टकराव की स्थिति थी वह कम हो जाएगी। इसी तरीके से देश में भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह जैसे कि हिंदू वर्ग अगर मान लीजिए कलावा पहनना चाहता है और देश की सरकार कहती है ठीक है आप लोग कलावा पहनिए, आप लोग आएँ और हमें बताएं क्या चाहते हैं आप लोग, अगर उन्हें भी भागीदारी मिल जाएगी तो टकराव की जो स्थिति है वह खत्म हो जाएगी, ठीक। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। ये तो हम आए दिन देखते हैं, किसी एक समूह के मन की अगर सरकार नहीं कर पाती तो क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आने की स्थिति बन जाती है। आप देखिए पार्टीज में भी क्या होता है, जैसे गठबंधन की जब सरकार बनती है तो जैसे अभी हाल ही का आप बहुत सारे मुद्दे अगर आप अखबार पढ़ेंगे, देखिए एक और चीज़ यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि सामाजिक अध्ययन जो है इसकी तैयारी या ये जो आपका विषय है ये आपका नियमित अखबार पढ़ने से और आपका बेहतर निकल के आता है। अगर आपको आने वाले समय में इसी में ही अपना करियर बनाना है तो आपको नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिए और जो भी चीज़ें आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं उसको अखबारों से और अधिक पुख्ता करने की ज़रूरत है, यानी उसे और मजबूत करने की ज़रूरत आप लोगों को होगी, ठीक। जैसे हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं कि एक पार्टी ने, है ना, या फिर जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं अपने पर्सनल उस पर मत ले जाइएगा, मैं सिर्फ उदाहरण देकर समझा रही हूँ इस चीज़ को, पर्सनल अपने उस पर इस चीज़ को बिल्कुल मत लेके जाइए। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मान लीजिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा, एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो क्यों ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिल रही थी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, जितनी हिस्सेदारी वो चाहते थे। वो क्या चाहते थे, एक मंत्री का पद चाहते थे, अच्छे मंत्री का पद चाहते थे, उन्हें वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहा तो उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके ही दरमियान जब ये घटना हुई तब
कितनी आप देखिए कितना टकराव हुआ उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच में। तो हम अक्सर ये तो मतलब जो खबरें हैं आप लोग पढ़ते रहते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। गठबंधन की सरकारों में अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं हम अपना समर्थन क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हिस्सेदारी हमें सत्ता में चाहिए, हमें उतनी साझेदारी सत्ता में नहीं मिल रही है। इसलिए हम अपनी गठबंधन क्या करेंगे, अपनी जो हमने जितने वोट्स दिए थे हम वो वापस ले लेंगे। अब वो जैसे ही वोट वापस लेंगे राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है, इसलिए और देखिए राजनीतिक अस्थिरता जहां आई, देखिए जहां राजनीतिक अस्थिरता आई वहीं पर हमारे देश का जो विकास होता है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी देश की राजनीति से ही तो हमारा विकास होता है। जब राजनीतिक जो सरकार है, जब सरकार हमारी स्थिर रूप से रहेगी तभी तो एक साल की योजनाएं दूसरे साल आगे बढ़ेंगी, दूसरे साल की तीसरे साल, इस तरीके से आपकी योजनाएं जो होंगी वो आगे बढ़ेंगी और काम क्या होगा और तीव्र गति से होगा। लेकिन अगर सरकारें ही अस्थिर रहेंगी तो यही नहीं पता कि आज सीएम कौन ये हैं तो कल पता नहीं कौन होंगे, कल ये हैं तो परसों पता नहीं कौन होंगे। तो जब सीएम का ही या फिर मुख्यमंत्री का ही नहीं पता होगा कि कौन रहेगा तो फिर सरकारें कैसे चलेंगी, काम कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए राजनीति में सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। उदाहरण है हमारे पास में श्रीलंका का, क्या हो रहा है वहाँ पर बहुसंख्यक जो सिंहाली हैं वो लोग अपने नियम, अपने कानून, अपनी सारी बातें तमिल पर जब थोप रहे हैं तो तमिल ने क्या किया, विरोध शुरू कर दिया। यही सेम जो कंडीशन है, यही सेम जो स्थिति है आपकी बन रही है नेपाल में। नेपाल में भी मधेशी हैं, मधेशी क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो जब जब वो विद्रोह करेंगे तो देश में अस्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि ये अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सत्ता का जो बंटवारा है वह बहुत ज़रूरी है, वह होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी पर बात हो रही है, इसका एक उदाहरण देना है और एक युक्तिपरक एवं नैतिक कारण बताना है। ठीक है, चलो इसका उत्तर देखते हैं ज़रा। भारत में सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है या है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, सत्ता की हिस्सेदारी या बंटवारा कैसे हुआ है। केंद्र सरकार हमारे क्या है, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों में मुख्यमंत्री और उसके बाद हम स्थानीय स्तर पर हम लोग क्या देखते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये लोग आपके होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ये आपके होते हैं। तो हमारे यहाँ सरकार क्या है, किस तरीके से हमारे यहाँ सत्ता में हिस्सेदारी है, 3 स्तरों पर है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। हमने क्यों सत्ता की साझेदारी ली है, एक इसका हमें युक्तिपरक कारण बताना है और एक हमें इसका नैतिक कारण बताना है। अब सबसे पहले तो युक्तिपरक कारण ही समझ लीजिए। युक्तिपरक कारण का मतलब है ऐसा कारण जिससे हमें कोई लाभ हो या हानि हो। मतलब जब लाभ होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, युक्तिपरक है। जैसे अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार किसी को देने से दिया हमने, ये कैसा कारण है, आपका नैतिक कारण है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का अपने मौलिक अधिकारों को लेना उसका क्या है, एक नैतिक कारण है या उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन सत्ता की साझेदारी से क्या होता है, गृह युद्ध खत्म होते हैं। गृह युद्ध
निम्न हो जाते हैं, गृह युद्धों की संभावना कम हो जाती है। तो वो कैसा है, लाभ हो जाता है। देश की राजनीति में स्थिरता आती है, वो क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो वो क्या है, युक्तिपरक कारण है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा। युक्तिपरक कारण, भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर लिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सके। देखिए, युक्तिपरक कारण क्या बताया जा रहा है कि भारत जो देश है, आबादी इसकी बहुत ज़्यादा है। हमने क्यों सत्ता में साझेदारी दी भारत में? क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक ही सरकार अगर कानून बनाएगी तो शांति और व्यवस्था संभव नहीं है। कोई ना कोई जो दल होगा या कोई ना कोई दूसरा जो वर्ग होगा वह विद्रोह करेगा, ठीक है। तो इसलिए शांति नहीं बनी रहेगी और इसीलिए सरकार को जब हमने विभिन्न स्तरों में बांट दिया है तो क्या रहेगी, शांति रहेगी। और यह कैसा कारण है, युक्तिपरक कारण है। लाभ हो रहा है, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, यह लाभ है, ठीक। अब नैतिक कारण, क्यों हमने सत्ता में हिस्सेदारी दी, क्यों साझेदारी दी, इसका नैतिक कारण क्या है? नैतिक कारण है, लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का तो मतलब ही होता है कि हर व्यक्ति को सत्ता में हिस्सेदारी मिले। यह एक नैतिक कारण है। नैतिक कारण मतलब इससे हमारा कोई फायदा या नुकसान हमें नहीं देखना है। हमें देखना है क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें हर व्यक्ति को सत्ता में हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है, ठीक। और यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में ही नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। और अगर हम, ठीक, नैतिक कारण क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए हमें हिस्सेदारी देना ज़रूरी है, सबका साथ लेकर के चलना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, लोकतंत्र खराब हो जाएगा, लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए नैतिक कारण क्या है, देश लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक है, इसलिए हमने भारत में सत्ता में हिस्सेदारी दी है। और युक्तिपरक कारण क्या है, घनी आबादी है, आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, विविधता बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक ही देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति नहीं पनपेगी अगर हम सत्ता में हिस्सेदारी दे देते हैं तो इसलिए भारत ने क्या किया है, सत्ता में हिस्सेदारी दी है, सत्ता में साझेदारी दी है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। हमसे पूछा गया है कि आज यानी आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे भारत ही ले लेते हैं, इसमें सत्ता की साझेदारी के क्या अलग अलग तरीके हैं, किस किस तरीके से सत्ता में साझेदारी दी जाती है, और हमें एक एक उदाहरण भी देना है, ठीक। ये पूछा गया है हमसे सवाल। दो प्रश्न है, देखिए इसमें। एक तो हमसे पूछा गया है व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या हैं, तरीके बताने हैं और उदाहरण के साथ में बताने हैं, ठीक। देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक यानी जिसमें जनता की भागीदारी हो, वह होता है लोकतांत्रिक। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। एक नंबर, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। हम सत्ता की साझेदारी, आज के लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी दो तरीके से दे सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो क्षैतिज रूप से दे दीजिए और एक ऊर्ध्वाधर रूप से दे दीजिए। कैसे? जो शासन के विभिन्न अंग हैं, अंग मतलब हमने क्या किया, काम।
शासन एक नियम भी बनाता है, शासन नियमों को लागू भी करता है और शासन का काम न्याय देना भी होता है। यानी शासन के 3 अंग हमने कार्यों के हिसाब से 3 अंग बना दिए। एक अंग होगा विधायिका, दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग न्यायपालिका। इनके बीच में हमने क्या की, शासन की साझेदारी दे दी। विधायिका सिर्फ कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी और न्यायपालिका न्याय से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उन्हें हल करेगी। तो इस तरीके से हमने सत्ता में साझेदारी दे दी। कैसे दे दी? विभिन्न अंगों के बीच में दे दी। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा करके। स्तर कैसे? केंद्रीय स्तर पर दे दिया, राज्य स्तर पर दे दिया, स्थानीय स्तर पर दे दिया। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, 3 स्तरों पर हमने दे दिया। तब हम इसे क्या कहेंगे? स्तरों में बंटवारा कर दिया। जो भी काम थे, कुछ काम प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, कुछ आपके जिला पंचायत अध्यक्ष संभाल रहे हैं, अलग अलग स्तर पर। ठीक। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा करके। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दीजिए। सामाजिक समूह, कुछ समूह को हमने क्या दे दिया कि आप सिर्फ शिक्षा से संबंधित काम करिए, आप कृषि से संबंधित काम करिए, आप रोजगार से संबंधित काम करिए। तो सामाजिक समूहों को हमने बंटवारा कर दिया। चौथा, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। अब सत्ता का बंटवारा राजनीतिक समूहों के द्वारा कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक समूह, कांग्रेस पार्टी दूसरी राजनीतिक समूह, उनके बीच में सत्ता का बंटवारा। तो इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो आधुनिक समय में हम क्या देखते हैं? मुख्य रूप से 4 तरीके से सत्ता की साझेदारी हो सकती है। एक तो शासन के अंगों में, एक नियम बनाए, एक नियमों को लागू करे, एक न्याय की व्यवस्था देके, तो सत्ता की साझेदारी हो गई। दूसरा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्तरों में उनका बंटवारा कर दिया, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में। तीसरा, हमने क्या किया? सामाजिक समूहों में बंटवारा कर दिया सत्ता का कि ये समूह ये देखेगा, ये समूह ये देखेगा, ये समूह ये देखेगा। ठीक। चौथा, जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में बंटवारा कर दिया। ठीक। तो इस तरीके से जो सत्ता की साझेदारी है आधुनिक लोकतंत्र में, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक। यहाँ पे आपका ये वाला जो हमारा अध्याय था ये समाप्त होता है। लगातार आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, देखते रहिए, लिख लिख कर देखते रहिए, उन्हें समझते रहिए। ठीक। जल्दी हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। थैंक यू सो मच।